हेलो फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में हम उठा रहे हैं इम्पोर्टेंट सवाल जो दर्शकों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछा है और कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने का। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। अक्षय मानी जी ने पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टोमा रिवर्सल, व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आर नीडेड बिफोर टू चेक वेदर इट इज हील्ड और नॉट। अक्षय जी पूछते हैं कि स्टोमा के रिवर्सल के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है और इससे पहले क्या टेस्ट करने चाहिए। सो अक्षय जी, हमने स्टोमा रिवर्सल के ऊपर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है। मैं डेफिनेटली वो लिंक यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं और जानकारी पाने के लिए। तो इन शॉर्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि स्टोमा रिवर्सल के लिए एक्चुअली एक स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं रहता है। थोड़े पेशेंट्स में हो सकता है कि हम सेम एडमिशन में भी स्टोमा रिवर्स करें, हो सकता है कि हम 3 महीने पे करें या 6 महीने पे करें। यूजुअली ऐसा रहता है कि कई सारे पेशेंट फैक्टर्स को देख के हमें डिसाइड करना रहता है कि कब स्टोमा रिवर्स करना है। जनरली अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी लग रहा है एंड पेशेंट अच्छे से स्टोमा मैनेज कर रहा है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद मैं स्टोमा रिवर्स करूँ। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न इसलिए है कि अगर हमने स्टोमा रिवर्स कर दिया कीमोथेरेपी से पहले या उसके दौरान, पेशेंट को लो एंटीरियर रिसेक्शन सिंड्रोम के कंप्लेंट्स, जो रेक्टल कैंसर सर्जरी से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं बाउल मूवमेंट के, उनको भी झेलना पड़ता है। उसके साथ कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को भी झेलना पड़ता है एंड थोड़े पेशेंट्स में ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये केस टू केस बेसिस पे हमें डिसाइड करके रिवर्स करना रहता है। अगर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी है और हमने बहुत ही अच्छा रिकवरी देखा है, तो थोड़े पेशेंट्स में हम सेम हॉस्पिटल एडमिशन में सर्जरी, पहले सर्जरी के 9वें दिन पे या 10वें दिन पे भी रिवर्स कर सकते हैं, बट ऐसे चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। रही बात कि स्टोमा रिवर्स करने से पहले हमें क्या चेक करना है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, हमें पहले ये देखना रहता है कि जहाँ पे हमने रेक्टम को कट करके जोड़ा है, जहाँ पे एनास्टोमोसिस है, वो अच्छे से हील हुआ है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। ये कैसे करेंगे? रूटीनली हम गैस्ट्रोग्राफिन इनेमा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम रेक्टम के थ्रू गैस्ट्रोग्राफिन का कॉन्ट्रास्ट देते देते हैं और उसके साथ एक एक्सरे लेते हैं। अगर उसमें लीक नहीं है तो दैट इज सफिशिएंट रहता है। थोड़े पेशेंट्स में लूपोग्राम, जहाँ से हम जो स्टोमा बना है वहीं से डाई डाल के पूरा बड़ी अतड़ी को हम इमेज करके देखते हैं सिलेक्टेड पेशेंट्स में। थोड़े पेशेंट्स में ऐसे भी हो सकता है कि हमें एंडोस्कोपी करके भी देखना पड़े कि सब ठीक है क्या नहीं, अगर ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो। और ये नहीं भूलना है कि अगर जुड़ाव जो है काफी नीचे है, तो सर्जन खुद अपने फिंगर से भी एग्जामिन कर सकता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में। तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये तो हो गया कि एनास्टोमोटिक इंटीग्रिटी। अगर समझ लीजिए कि रेक्टल कैंसर बहुत ही नीचे है, जहाँ पे हमने अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन किया है या इंटरस्फिंक्टर रिसेक्शन किया है, वहां पे हमें जो बचे हुए स्फिंक्टर का टोन कितना है ये भी जानना रहता है। समझ लीजिए कि पेशेंट 70 ईयर ओल्ड है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और बहुत ही लो रेक्टल कैंसर था, इसके लिए हमने इंटरस्फिंक्टिक रिसेक्शन किया है या अल्ट्रा लो रिसेक्शन किया। तो ऐसे महिलाओं में हो सकता है कि स्फिंक्टर टोन बहुत ही कम हो। तो अगर हमने इस सिचुएशन में स्टोमा रिवर्स कर दिया तो उनको ना बावल मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये भी हमें असेस करना रहता है। हालांकि हम ये सर्जरी से पहले भी ऐसे सिचुएशन में असेस कर चुके रहते हैं, बट कई बार रिपीट करना पड़ सकता है। रेडिएशन का इफेक्ट, उसके बाद सर्जरी के इफेक्ट से स्फिंक्टर टोन में काफी बदलाव आ सकता है। तो इसके हिसाब से कई बार हमें वेट करना पड़ता है और पेशेंट्स को केगल्स एक्सरसाइजेस और स्फिंक्टर टोन इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट और कई सारे इंटरवेंशन हमें करने पड़ते हैं स्टोमा रिवर्स करने से पहले। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ तक लो रेक्टल कैंसर का अ, आता है बात। आई होप मतलब मैंने आपके दोनों सवाल कंपोनेंट्स जो थे आपके सवाल में मैंने आंसर किया है। आपको और भी डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, हम इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।